नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात फिर से आज बिहार की ही करेंगे और बिहार में इन दिनों लगातार ये चर्चा चल रही है, खास करके टाइमलाइन को लेकर। टाइमलाइन किस बात की? कि सीएम पद को कब सीएम पद से इस्तीफा देते हैं नीतीश कुमार, और इसकी टाइमलाइन काफी लंबी होती जा रही है। हालांकि पहले लंबी थी, अब उसको कहा जा रहा है कि अब वो कम होता जा रहा है। और वो कम क्या है? कहा यह जा रहा था कि पहले की वो पहले राज्यसभा में जाएंगे, उसके बाद कुछ दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर हो सकता है कि वो इस्तीफा देंगे। उसके बाद एक और थ्योरी आई कि 19 तारीख को अक्षय तृतीया है, उस दिन वो हो सकता है कि उस दिन सरकार का गठन हो जाए, सरकार उसी दिन नए सीएम जो है वो अपना एक प्रकार से ओथ ले ले। तीसरी बात ये आई कि अब समय और नजदीक आ गई, यानी कि अब कहा जा रहा है कि 14 तारीख को ही हो सकता है कि नए सीएम जो है वो शपथ ले लें। लेकिन इस सब के बीच इस पर हालांकि बहुत मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो पटना की मीडिया है वहां पर चर्चा जरूर है। और वो ये चर्चा है कि आखिर बार बार कुछ लोग जो हैं, कुछ नेता, खास करके जेडीयू, क्या वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व में जिनकी पहचान है, वो नेता अगर ये कहें कि नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत कुमार को ही बिहार की बागडोर संभालनी चाहिए, तब फिर यहां पर सस्पेंस की स्थिति बन जाती है कि क्या नीतीश कुमार सच में इस्तीफा दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं सीएम पद से। वो जरूर ओथ लेंगे राज्यसभा की, लेकिन सीएम पद से वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, इस पर सस्पेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए कि बार बार, एक बार कोई नेता अगर बोल दे कि ठीक है अरुण, जैसे कि निशांत कुमार जो है वो सीएम हो बिहार के, तो बात वहां तक ठीक है। लेकिन कोई नेता अगर बार बार बोले एक ही बात को कि नहीं, उनको ही सीएम हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब या तो उनको कहीं से वो कोई मैसेज आ रहा है कि आप अगर इस नाम को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप इसको पूरी मजबूती के साथ बढ़ाइए, और उस मजबूती के साथ उस नाम को वो नेता बढ़ा रहे हैं आगे। मैं आज आपको बाइट भी सुनाऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि ये कौन है। दरअसल कुछ दिनों तक, कुछ दिन क्या यानी बहुत अरसों तक, कई वर्षों तक वो जेडीयू से बाहर रहे, अब वो जेडीयू में हैं और उनके बेटे जेडीयू से ही विधायक चुन लिए गए हैं। नाम है डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो उनके बाद निशांत कुमार को बिहार की कमान सौंपी जानी चाहिए, और निशांत कुमार में वो क्षमता है कि वो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अरुण कुमार की एक छोटी सी बाइट है वो सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम संजीव प्रियदर्शी के पास, जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े रहते हैं रोज की तरह, वो आज भी जुड़े हैं, उनसे फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उनसे चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम जो है एक बाइट आपको सुनाना चाहते हैं, और वो बाइट है डॉक्टर अरुण कुमार की। वो अरुण कुमार की बाइट पहले आप सुनिए। का मतलब होता है कृष्ण। नीतीश का शाब्दिक अर्थ है कृष्ण, और कृष्ण ने अराजकता में बड़ा काम किया, विश्व समुदाय को बतलाया। तो नीतीश ने जो जंगल राज था उसमें एक अभय राज को स्थापित किया। शारीरिक रूप से यदि नीतीश इस मान्यता के हिसाब से कंपेल किए जाते हैं कि आप अब छोड़ दीजिए, तो निशांत को आना चाहिए। वही विकल्प होंगे, क्योंकि 15 साल में जिस बच्चे को सत्ता का अहंकार नहीं हुआ, कपड़ा का कोई ज्ञान नहीं हुआ कि कौन कपड़ा पहने, उसके पीछे पागल नहीं है, और सत्ता का अहंकार नहीं है 20 साल में, पैसे की कोई लिप्सा नहीं है, आध्यात्म में पूरा शिव का भक्त रहा है। तो शिव का भक्त संपूर्ण व्यक्ति होता है, उसमें न जाति होता है न धर्म होता है। ऐसा व्यक्ति यदि जेडीयू को और एनडीए का नेतृत्व करे
तो मैं समझता हूं कि नीतीश से आगे बिहार को ले जाएगा देश के लिए। लगता है कि ऐसा होगा, क्या लग रहा है? अब देखिए, कालनेमी तो हर काल खंड में होते हैं। अब सीधे आपको संजीव जी के पास लिए चलते हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बयान बार बार जो आ रहा है, खास करके डॉक्टर अरुण कुमार के का, वो किस रूप में आप उसको देखते हैं? क्या ये नीतीश कुमार के द्वारा कोई इंडिकेशन तो नहीं है कि नीतीश कुमार, चूंकि वो बहुत करीबी रहे, बीच में नहीं थे जेडीयू में, लेकिन अभी भी जब वो शामिल हुए थे तो बहुत ही अपनापन नीतीश कुमार और उनके बीच में देखने को मिला था। क्या लगता है कि एक तो वो चूंकि फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं और उसके नेता हैं, भूमियार जाति से आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि उनके लवकुश समीकरण में से कोई निशांत कुमार का नाम आगे ना बढ़ाए, इसलिए वो अरुण कुमार को कह रहे हैं कि आप इसको एकदम प्रमुखता से रखिए, मजबूती के साथ रखिए। जी नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। स्वाभाविक है, देखिए हमारी कल भी जब चर्चा हो रही थी तो हम लोग तो यही कह रहे हैं और कि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी विधायक वो चाहते हैं कि सत्ता का जो सिंहासन है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री का जो राज सिंहासन है, वो पार्टी के पास रहे, और उसके सारे कारणों की हमने चर्चा की कल। अब अरुण जी, देखिए अरुण जी इतने मजे हुए नेता हैं और आइडियोलॉजिकली भी कहिए जो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी परंपरा के नेता हैं, तो उनको कौन कहेगा कुछ कहने के लिए? वो तो खुद ही अपने में स्टॉलवर्ट लीडर है, बहुत दिग्गज नेता है। और आप देखिए उनके आने से, जेडीयू में आने से पूरे मगध प्रमंडल का समीकरण बदल गया। मगध प्रमंडल और ये पूरा आप जो मगधी भाषी जितने भी इलाके हैं प्रवीण जी, इसमें जो एनडीए ने क्लीन स्वीप किया, जेडीयू ने जो जीत हासिल की, उसके पीछे 2-3 नेताओं का बड़ा योगदान था। इनमें निश्चित रूप से थोड़ा मांझी का भी योगदान था, क्योंकि जो मुसहर समाज है काफी बड़े संख्या में महादलित समाज है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जो पवन सिंह का मिलन हुआ, वो भी एक बड़ी घटना थी। और सबसे बड़ी घटना थी अरुण जी की, जब पार्टी में शामिल हुए तो इसको केवल मगध से ही नहीं जोड़कर देखा जाए, क्योंकि अरुण जी बहुत बड़े तबके के एक नेता माने जाते हैं, और वो केवल ऐसा नहीं कि केवल सवर्ण समाज के ही नेता हैं, बल्कि जहां भी कोई परेशानी होती है किसी को, वो खड़े रहते हैं। और निर्दलीय, वो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, फिर निर्दलीय रहे, भी लड़े, चिराग के साथ भी गए, लेकिन आप देखिए जब भी वो चुनाव में खड़े हुए हैं। नहीं संजीव जी, मैं कभी उनको किसी उस चश्मे में नहीं डाल रहा हूं कि वो किसी एक जाति से हैं। मैं सिर्फ इसलिए उनकी जाति का जिक्र किया क्योंकि निशांत कुमार के नाम को आगे बढ़ाने की बात है कि उसमें कोई लवकुश समीकरण से इस प्रकार से कोई मुखर होकर बोल नहीं रहा है। आप देखिए श्रवण कुमार ने भी कहा, तो ये कहा कि नहीं, वो तो नीतीश कुमार जी इस्तीफा देने के बाद भी राज्यसभा का में शपथ लेने के बाद भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो ये कोई इस प्रकार से मुखर होकर के नहीं कह रहा है कि निशांत कुमार ही बिहार के सीएम बने। हाँ, उसके पीछे वजह ये है कि चाहे वो श्रवण कुमार हो या और भी कोई नेता, वो जैसे ग्रह होता है, और ग्रह जो है सूर्य की तरफ देखता है और सूर्य से ऊर्जा लेता है, सूर्य से प्रकाश लेता है। तो जिनका भी आपने श्रवण जी का भी नाम लिया या अन्य, चाहे आप उमेश कुशवाहा कह लीजिए, उनको नीतीश जी की तरफ से इशारा आएगा तो तुरंत बोल देंगे। लेकिन अरुण जी जो है वो समान कद के नेता है, मतलब नीतीश जी उनको बराबर का सम्मान देते हैं, इसलिए उनको किसी से कोई सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही उनको लग जाता है कि वक्त और करवट किस दिशा में जा रहा है। चूंकि अब वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल है, तो स्वाभाविक है कि जेडीयू को कैसे नया नेतृत्व मिले, ऊर्जावान नेतृत्व मिले और जेडीयू की ताकत बनी रहे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो है प्रवीण जी परिवर्तन की वाहक रही है। बिहार की राजनीति और जो आर्थिक स्थिति में सामाजिक तनाव को घटाने में नीतीश जी की अहम भूमिका थी। और देखिए जो उनका बयान है अरुण जी, अगर अरुण जी के बयान को अगर डिकोड करें तो वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे सादा जीवन उच्च विचार, नीतीश जी का जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है या वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ थिंकिंग है कि साधारण रहिए, 2-3 कपड़े, ज्यादा वो नहीं,
ज्यादा बोलना नहीं, सादगी से रहना, सादे कपड़े पहनना, सौम्य व्यवहार रखना, तो उसको वही कहते सादा जीवन उच्च विचार। दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री के पुत्र रहकर भी अभिमान उनमें एक अंश नहीं है। तो यह जो है, यह दिखाता है कि डाउन टू अर्थ वो लीडर है। मैं पूरा डिकोड कर रहा हूं। इसके अलावा जब कहा कि वो, अब देखिए आया कि निशांत जी जब आए तो उन्होंने कहा कि वो अपने पिता की तरह इस सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह है कि जेडीयू की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस की नहीं होने वाली है। जेडीयू अपने ही विचारधारा पे खड़ी रहेगी, यानी नीति भी समाजवादी, यानी सादा जीवन उच्च विचार, सबको साथ लेके चलना, सेकुलरिज्म फाउंडेशन था और रहेगा, और ईमानदारी जो है, जो कि नीतीश जी का एक कहें कि वो है सबसे बड़ा जो कहिए पहचान है नीतीश जी की। नीतीश जी मतलब ईमानदारी। हो सकता है उनके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उनके विरोधियों ने भी आज तक ये नहीं कहा कि नीतीश जी पर कोई दाग है, बेदाग होकर निकले। और अभी तक निशांत को लोगों ने जो देखा है, और बिहार के जो लोग हैं और देश के भी अपने जो भी लोग हैं, वो इतना तो तुरंत समझ जाते हैं कि उसके लक्षण क्या है किसी व्यक्ति के। और अभी तक जो लक्षण निशांत के दिखे हैं प्रवीण, वो वैसा ही है जैसा नीतीश जी का, सौम्य बोलना। आपने देखा कि किसी को उन्होंने कुछ बोल दिया, किसी को भाषण भी देते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों से मिलते, महिलाओं से भी मिलते हैं, सबसे प्रेमवत मिल रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान। और वो इस बात को आज मैं 4-5 दिनों से देख रहा हूं, जो उनका फेसबुक पेज है नीतीश के निशांत, और उसमें लिखा भी है ऑफिशियल, उसमें आप देखिए कि हर त्योहार पे वो जब कुछ लिख रहे हैं, या अपने फादर का जो कंट्रीब्यूशन है बिहार के डेवलपमेंट में, उसका भी वो पूरा विस्तार से जिक्र कर रहे हैं, और उसका एक क्रिएटिव बना के डाला जा रहा है। उसमें 2 ही तस्वीरें रहती है, नीतीश जी और निशांत जी। इट मीन्स कि जो ये चर्चा थी कि जेडीयू नीतीश जी के बाद कौन, तो अब नीतीश जी के बाद निशांत, और अरुण जी की बात इस पर पक्की मुहर लगाती है। देखिए मुझे लगता है 5 दशक से राजनीति में लगभग सक्रिय रहे नीतीश जी। संजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब लगभग टाइमलाइन एक प्रकार से तय है, और सभी लोग कह रहे हैं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई हड़बड़ी जैसा माहौल है कि नहीं आज ही हो जाए या कल हो जाए, ना इधर से कुछ है, ना एनडीए के जो घटक दल हैं उनके अंदर कोई बहुत जल्दबाजी की स्थिति है, तो फिर ये अचानक से जब सब कुछ पहले से तय है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और वो राज्यसभा ही जाएंगे, राज्यसभा तो चले ही जाएंगे 10 तारीख को, लेकिन वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, तो फिर अचानक से ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए, आप जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जेडीयू के, और सबसे बड़े प्रवक्ता में से एक हैं, उनका भी बयान, वो तो यहां तक नारा लगा दिए कि जय निशांत तय निशांत। तो उसके बाद ये अरुण कुमार बार बार बोल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं तो निशांत को ही बागडोर संभालनी चाहिए। फिर क्या लग रहा है आपको कि एनडीए में अभी सब कुछ तय नहीं है, या नीतीश कुमार के बिहाफ पे कोई बोल रहा है कि नहीं सब कुछ तय है और टाइमलाइन के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, और नीतीश कुमार जो है उस रूप से तय अपने आप को नहीं कर पाए हैं कि वो देंगे या नहीं देंगे? और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत जल्दबाजी होगा। नहीं, देखिए इसमें 2-3 पहलू है। पहला तो यह है कि जेडीयू की जो अपनी रणनीति है वो है निशांत को स्थापित कर देना, और नीतीश जी अपने आंखों के सामने उन्होंने देख लिया कि निशांत लोगों का भी दिल जीत रहे हैं। नो डाउट लोग कह रहे हैं खुलेआम बिहार में कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा पिता जस पिता तस पुत्र, की जैसे पिता बहुत अच्छे छवि के हैं उसी तरह निशांत भी अच्छे छवि के हैं। हालांकि कुछ कॉन्स्पिरेसी कुछ लोगों ने करने की कोशिश की किसी के इशारे पर, बिहार की जनता जानती है, और झूठ आरोप निशांत पे भी लगाने की कोशिश की, लेकिन उन सब आरोपों में कोई दम नहीं है। हम लोगों ने तह तक सब कुछ जाके देखा, कुछ निशांत बिल्कुल बेदाग है, बहुत अच्छे नेता है। तो एक तो पॉलिसी है कि जेडीयू की जो विरासत है वो निशांत को स्मूथली ट्रांसफर हो गई है, एक तरह हो गई है, अब उसमें कोई संदेह नहीं बचा, रत्ती मात्र संदेह नहीं बचा। और दूसरा पक्ष है बीजेपी एंड एनडीए। तो देखिए नीतीश जी के बारे में तो कहा ही,
नीरज कुमार ने ही कहा कि पद से तो वो पहले भी त्याग पत्र देते रहे, रेल मंत्री से त्याग पत्र दिया, मुख्यमंत्री के पद से भी त्याग पत्र दिया। और अगर अब उनकी इच्छा है, और भगवान कुशवाहा का जो कल हम लोगों ने बाइट भी सुनाया था अपने दर्शकों को, उन्होंने कहा कि हम लोग तो मना के थक गए, लेकिन गोड़ हाथ भी पकड़े, लेकिन मान नहीं रहे। मान इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको लगता है कि यही समय है, सही समय है, निशांत को मौका दिया जाए। और मुझे लगता है कि अब सम्राट के तरफ जो है ये है कि सम्राट के सीएम बनने की स्थिति ज्यादा मजबूत हो गई है, ज्यादा संभावना बढ़ गई है सम्राट के मुख्यमंत्री बनने की। और निशांत उप मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अभी आप पार्टी में भी उनकी स्वीकारोक्ति हो गई। और इतने दिनों से जब चर्चा चल जाती कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो लोग ये मान लेते हैं कि उप मुख्यमंत्री बन गए तो कोई ऐसी बात नहीं। और वो अनुभव लेंगे, और 4 साल के बाद क्या होगा वो 4 साल के बाद की स्थितियों से तय होगा, क्योंकि राजनीति में पल पल समय बदलता है, क्षण क्षण परिस्थितियां बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं, सोच बदलती है, राजनीति का तौर तरीका बदलता है। लेकिन 4 साल वो बिल्कुल सत्ता में रह के सब कुछ सीख लेंगे, संगठन चलाना, पार्टी चलाना, और तब तक उनकी अपनी टीम डेवलप हो जाएगी। और नीतीश जी अपने भुंजा पार्टी के साथ कभी दिल्ली में आनंद लेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे, कभी पटना में आनंद लेंगे और मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे। वो फीडबैक मैकेनिज्म उनका बहुत जबरदस्त है। बताओ, एक एक विधायक जो जेडीयू का होता है, एक एक मंत्री, वो क्या कर रहा है सब उनको पता होता है रियल टाइम में। तो निशांत किससे क्या बात कर रहे हो, सारा फीडबैक उनके पास आएगा, क्योंकि हर जगह उनके दूत रहते हैं। संजीव जी, फिर ये अचानक से जो एक लेटर जारी कर दिया गया था, तो वहां पर तो नीतीश कुमार, या तो नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है, उनको बगैर जाने हुए, उनकी जानकारी में बगैर लिए हुए वो लेटर आ गया कि वो इस्तीफा देकर ही, सीएम पद से इस्तीफा देकर ही राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो फिर ये आप जो अभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कौन विधायक क्या कर रहा है उसकी भी जानकारी रखते हैं, तो वो मंत्रालयों की जानकारी रखने में कहां उनसे चूक हो गई? नहीं, देखिए, एक सिंपल उदाहरण दूं कि आप बहुत साल एक घर में रहते हैं और आपका तय हो जाता है कि अब मैं इस घर को छोड़ दूंगा, तो आपके दिल में एक चीज तो रहती है, लेकिन मोह धीरे धीरे टूट जाता है। अब नीतीश जी को पता है कि अब मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी भी चलेगी, और उनकी चिंता भी यही थी। प्रवीण जी लंबे समय से वही चिंतित थे कि जेडीयू का क्या होगा, जिसको उन्होंने इतने मेहनत से खड़ा किया। वो चिंता उनकी मुक्त हो रही है। अब ब्यूरोक्रेसी को ये पता होता है कि कौन क्या आगे क्या होने वाला है, तो उसमें मैसेज गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और अब नीतीश जी के लिए मुझे लगता है ठीक है, वो होना जारी नहीं होना चाहिए, वो बात लिखी नहीं होनी चाहिए जो लिखी थी, लेकिन नीतीश जी ने अब इसको स्वीकार कर लिया है कि चलो भाई, अब हो गया, समय यहां पर हो गया। अब देखिए, अगर बात करिएगा, देखिए आरजेडी कितने लंबे समय से अपने हिसाब से सत्ता में नहीं आ पाई, तो नीतीश जी के मन में ये भी होगा। संजय जी, फिर क्या आप मान रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है और नीतीश कुमार बहुत जल्द इस्तीफा सीएम पद से दे देंगे? हाँ, तय हो गया है। 12 तारीख, 10 से 12 तारीख के बीच कहा जा रहा है कि वो दे सकते हैं इस्तीफा। 10 से 12 तारीख तक हो, 12 को रखिए लास्ट डेट, उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नई सरकार की। लेकिन संजीव जी, लेकिन अरुण कुमार इतने कच्चे नेता तो है नहीं, जब उनको ये पता है कि अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं और निशांत कुमार नहीं बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, तब फिर इस प्रकार का बयान वो दे करके, आपको नहीं लगता है कि जो बाकी और भी जो घटक दल हैं, खास करके बीजेपी, चूंकि सरकार में बीजेपी अब मुख्य भूमिका में आएगी, तो ऐसे वक्त में अरुण कुमार मतलब बीजेपी के खिलाफ ही एक प्रकार से यह बयान है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इसलिए माना जाए क्योंकि आप देखिए कि अगर वो निशांत कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो दूसरे पक्ष को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है राजनीति में इस तरह से नहीं होता। राजनीति में यह है कि सब अपनी पार्टी के नेता को ही आगे बढ़ाते हैं और उसी के बारे में बोलते हैं। अब अरुण जी चूंकि जेडीयू में, तो स्वाभाविक है, उनका यही कर्तव्य भी है कि वो अपनी पार्टी के लीडरशिप के बारे में बोले। अब बीजेपी क्या कर रही है वो तो वो तय नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वो अपने पार्टी लाइन पे बोल रहे हैं। और एक चीज ये भी है कि उनका बेटा चूंकि टीम निशांत में, ऋतुराज जी टीम निशांत में शामिल हो गए हैं, तो ऋतुराज जी के लिए भी एक संभावनाएं हैं। और गुड बुक में भी स्वाभाविक है कि अरुण जी के पास निशांत खुद गए मिलने और लंबे समय तक सोशलिज्म और बहुत सारी चीजों पर चर्चा की। तो देखिए, सम्मान जो होता है वो मिलता नहीं है,
सम्मान अर्न किया जाता है, कमाया जाता है। तो अरुण जी का जेडीयू में वो सम्मान है। हो सकता है नीतीश जी ने ही कहा हो कि जाओ निशांत जो है अरुण जी से सब सीखो, सारा पॉलिटिक्स सीखो, सोशलिज्म सीखो, आइडियोलॉजी सीखो, लोहिया जेपी सबके बारे में जानो। तो ये भी तो हो सकता है एक पहलू कि पिता ही ने नीतीश जी ने कहा हो कि जाइए आप उनसे सब बातचीत कीजिए, सीखिए, और उस में उनके डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी से अरुण जी इतने प्रभावित हुए होंगे कि वो उनको लग रहा है कि जेडीयू का भी भविष्य और बिहार का भी भविष्य उनके हाथों में, निशांत के हाथों में सुरक्षित हो सकता है। पूछिए क्यों? बिहार का एक आम आदमी भी जानता है कि एक दरोगा का भी जो बेटा है मोहल्ले में आग लगा के घूमता है, और इतने साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद क्या किसी ने देखा कि उन्होंने वो तेज हूटर बजाते हुए गाड़ी से निकले, किसी को कुछ कह दिया? किसी अधिकारी से कोई फोटो भी है उनके पास कि अधिकारी को बोला ये करिए वो करिए? तो ऐसा एक अनुपम उदाहरण है प्रवीण जी। संजय जी, नहीं तो पहनावे को छोटे छोटे लेकर मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियो, उनके पहनावे को लेकर ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग इसी प्रकार के ड्रेस को पहनेंगे तभी वो बिहार में एक प्रकार से स्थापित हो पाएंगे या बिहार की जनता उनको हाथों हाथ लेगी। अगर आप बहुत बढ़िया कोट पैंट टाई भी पहन करके चलेंगे तो भी आपको बिहार की जनता हाथों हाथ लेगी। क्या आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार के द्वारा, और जब नीतीश कुमार के वो बेटे हैं तो नीतीश कुमार ये नहीं जानते हैं कि बिहार की जनता क्या जानना चाह रही है और किस लोग कैसे परिवेश वाले लोगों को बिहार की जनता पसंद करती है? तो वो पहले से निशांत को इस प्रकार से कहते कि नहीं ये जो है, ये जो आप अगर लुंज पुंज तरीके से जाएंगे तो लोग नहीं स्वीकार करेंगे और आप बहुत ही बढ़िया से जाइए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने ही ये कहा है कि नहीं जितना सादा रहोगे लोग उतना विश्वास करेंगे आपके ऊपर? हाँ, ये हो सकता है सादगी के बारे में, या खाना जो होता है कि कहीं भी पार्टी में जाते हैं भोज में भी तो नीतीश जी अपना भोजन टिफिन में पैक करके ले जाते हैं अपने घर। सादा भोजन, तेल मसाला बहुत कम। और ये केवल नीतीश जी में नहीं था, ये सुशील मोदी जी में भी था। लेकिन इसलिए लोग हैरान रह गए कि क्यों उनको इतनी गंभीर बीमारी। तो वो सादा जीवन उनका है। दूसरी बात है कि देखिए बहुत सारी चीजें लोग देख के अनुकरण करते हैं। हमने नीतीश जी को भी कब कोट पैंट टाई में देखा है? बिहार में तो एक ही नेता है जो कोट पैंट या प्रिंस सूट में थे, वो दिवंगत रामविलास जी थे। उनके जो सुपुत्र हैं चिराग जी, वो जींस और कुर्ता में अधिकतर नजर आते हैं, और कहीं कहीं सूट भी पहनते हैं कोई वैसे कार्यक्रम में, विदेश जाते हो या कोई मंत्रालय का कार्यक्रम हो उनका। लेकिन अदरवाइज जब बिहार आते तो आप देखेंगे कुर्ता और जींस वो ज्यादा पहनते। तो कुर्ता तो एक पहचान है एक नेता की, कुर्ता पैजामा। हालांकि उसको मेंटेन करने में उतना ही खर्च होता है प्रवीण जी। वो दिखने में जितना सस्ता है पहनने में उतना ही महंगा है, और उसको मेंटेन करना उससे भी अधिक महंगा है। लेकिन देखिए तुलना हम किसी से आते हैं, वापस आते हैं अपने एक सवाल को लेकर, फिर आएंगे कि अगर नीतीश कुमार ने ये मान ही लिया है कि अब उनको गद्दी वो छोड़ देंगे, तो उसके बाद जो ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी की तरफ से जो है ये नेता नहीं वो नेता, सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति नहीं बन रही है, और जिस प्रकार से एक सर्वे भी आया, खास करके दैनिक भास्कर का जो सर्वे आया, उस सर्वे में भी ये कहा गया कि नहीं नहीं 68% जो जितना खास करके 68 विधायक ऐसे हैं जेडीयू के जो सम्राट चौधरी को नहीं देखना चाहते हैं सीएम। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस प्रकार से कोई मंथन चल रहा है कि नहीं सम्राट चौधरी के नाम को आगे ना बढ़ाया जाए, किसी और नाम पर चर्चा हो? नहीं, देखिए बीजेपी में तो ये फैसला बहुत वही दो ही लोग लेते हैं, और वो दो लोग क्या सोच के लेते हैं, क्या लेते हैं और किस तरह से चौंकाते हैं, ये तो हमने वहां भी देखा जब सैनी बन गए थे हरियाणा में, या राजस्थान में भजन लाल शर्मा बन गए थे, या छत्तीसगढ़ में भी, या उड़ीसा में भी आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनका कोई बहुत ज्यादा लोकप्रियता नहीं थी। लेकिन बिहार मुझे लगता है एक अलग टर्फ है, बिहार एक अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि है बिहार की। तो उसमें वो किस हद तक प्रयोग करते हैं और क्या उस प्रयोग में जेडीयू की भी सहमति होगी, क्योंकि कोई भी प्रयोग होगा, देखिए अपने स्तर से बीजेपी जहां होगी तो वहां मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन ये एनडीए के मुख्यमंत्री, वो लीडर ऑफ एनडीए होंगे तभी बहुमत हासिल करेंगे ना। तो अब एनडीए के जितने बड़े नेता हैं वो किस पर मुहर लगाते हैं, ये देखने वाली बात। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी में सम्राट चौधरी का नाम इसलिए आगे चल रहा है क्योंकि
बीजेपी का अपना जो नहीं, समीकरण है। और तो बस एक प्रकार से खाना पूर्ति है ना संजीव जी। और तो बाकी सभी खाना पूर्ति हैं। वहां पर आप देखिए कि चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो तो कोई मैटर ही नहीं कर रहे हैं। वहां पर तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ही मेन है। भले एनडीए के हिस्सा है, इसलिए सभी से सहमति ली जाएगी। नहीं, देखिए सबका अपना अपना महत्व है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी सबको मौका देती है, तभी उनके साथ इतने साथी जुड़े हुए हैं। नहीं तो राहुल जी के साथ देखिए, अब तेजस्वी बिहार में कांग्रेस से अलायंस है, लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ केरल में लेफ्ट के लिए प्रचार कर रहे हैं। 3 सीटों पर आरजेडी ने भी उतार दिया उम्मीदवार। हेमंत सोरेन झारखंड में कांग्रेस के साथ ही हैं, 21 सीटों पर असम में कांग्रेस के जाकर खिलाफ लड़ रहे हैं जाके असम में। तो मुझे लगता है सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे देखिए झारखंड में भी जब चुनाव था तो जेडीयू और चिराग को भी बीजेपी ने सीट दिया अपने खाते में से। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जेडीयू सब मिलकर फैसला लेगी, और क्या लेती है वो निश्चित रूप से दौड़ में सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और उसके पीछे की जो बड़ी वजह है, एक तो जो कोयरी समाज है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर बिहार में नहीं रहा, और 55 लाख उनकी आबादी है, तो 20-22 लाख 25 लाख एक वोट बैंक है, चंक। और अभी तक कोई कोयरी सीएम नहीं रहा। अगर वो बन जाता है, सम्राट चौधरी बन जाते, तो वो वोट अचानक बीजेपी से जुड़ जाएगा, बीजेपी के आधार वोट के अलावा। दूसरी बात, आप देखिए कि जिस जाति समूह से आते हैं, लवकुश यानी लवकुश, धानुक, मंडल, इनसे, गंगोटा, ये सब एक बड़ी जाति समूह है, जो जोड़ देंगे तो लगभग यादव के बराबर हो जाती है। तो वो उसी सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं जो जिसको नीतीश जी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको निशांत जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक सामाजिक समूह को भी जोड़ के रखना। और आप देखेंगे जो दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या आप देखेंगे आरएसएस के जो रज्जू भैया, ये सब का जो एक सामाजिक समीकरण था, तो वो गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित को अपने पक्ष में करना था। और उस फ्रेम में भी भले सम्राट चौधरी आरएसएस के विचारधारा के ना हो, लेकिन वो जो फ्रेम है कि गैर, या क्योंकि उनको पता है यादव अपना नेतृत्व खोजेगा, स्वतंत्र नेतृत्व, स्वतंत्र राज्य, और गैर यादव ओबीसी को अपने पक्ष में लाना। और इसमें निश्चित रूप से लव कुश, धानुक, मंडल उस फ्रेम में फिट बैठते हैं, हिंदुत्व के भी फ्रेम में फिट बैठते हैं। और सम्राट चौधरी ने बीच बीच में कई ऐसे बयान दिए हैं प्रवीण जी, जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, या उन्होंने एक जो अपनी छवि अलग से बनाई कि वो ऐसा नहीं कि वो सवर्ण विरोधी हैं। कई बार उन्होंने सवर्णों के पक्ष में बयान दिया, ब्राह्मणों के पक्ष में दिया कि ब्राह्मण जो है पूजनीय होते। तो वो उनकी एक लंबी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या उनको ऐसा कहा गया हो कि भाई सवर्णों को भी साथ लेके चलो। 10% सवर्ण और 10-12% अगर लव कुश, गंगोटा, मंडल, इन सब जोड़ के धानुक, तो 22% का समीकरण बन जाता है। कुछ अति पिछड़ों को भी जोड़ लेंगे तो टक्कर देते रहेंगे। लेकिन निशांत का यह है कि 4 साल के बाद निशांत तय करेंगे कि वो किसके साथ जाए। अभी निशांत को एस्टैब्लिश करना है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो पर फटाफट अपना कमेंट कर दीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। अगर आप YouTube चैनल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए। अगर फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।